नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज एक बार फिर आपके सामने 9th की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने परिमेय संख्या और उनके बीच या किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या होती क्या है ना। अभी तक हमने पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को पढ़ा है। तो इनके अलावा कोई और संख्याएं भी होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या है या उसको किस तरीके से बोला जाता है वो आपको हम बताते हैं। तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें। इसमें मेन बात यहाँ पे क्या है कि इनको इस रूप में ना व्यक्त कर सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो भाई कौन कौन सी होंगी? तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कर्णी 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको हम P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, हमने बटे में 1 लगा दिया क्योंकि आपने ही बताया था किसी संख्या को 1 से भाग देने पर उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि हाँ इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें जो P और Q होते हैं, चलो इसको P मान लेते इसको Q मान लेते हैं, जो P और Q होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों पूर्णांक होते हैं। तो क्या एक पूर्णांक है? हाँ सर एक तो पूर्णांक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो 1 लिखा है जे क्या है? जे एक पूर्णांक है। बिल्कुल है क्योंकि हमने देखा था कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन सभी क्या थे? पूर्णांक थे। लेकिन बात आती है यहाँ पे किसकी? कर्णी 2 की। क्या कर्णी 2 पूर्णांक है? तो आप बताएं, याद करें वो उस क्लास को। क्या मैंने वहाँ पे कहीं कर्णी 2 लिखवाया था? मैंने कहीं पे कर्णी वाली संख्या लिखवाई ही नहीं थी। वहाँ 2 था, 3 था, 1 था, बट कर्णी 2 कहीं पे नहीं था। ना ही कर्णी के अंदर -2 था। कोई भी कर्णी वाली संख्या पूर्णांक में नहीं थी, ना ही पूर्ण संख्या में थी, ना ही प्राकृतिक संख्या में थी, है ना। तो ये क्या है? जे पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी परिमेय संख्याओं की कि P/Q के रूप में हो, ठीक है, और P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तो यहाँ पे जो P है वो पूर्णांक नहीं है। तो जब ये P पूर्णांक नहीं है मतलब ये जो संख्या बनी है बटे वाले फॉर्म में लिख भी दी हमने, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो पूर्णांक भी नहीं होगी और प्राकृतिक भी नहीं होगी और पूर्ण भी नहीं होगी। तो होगी क्या फिर? तो बची क्या संख्याएं? केवल कौन सी बची? अपरिमेय संख्याएं। तो कहने का मतलब सीधे सिद्ध होता है यहाँ पे कि कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक बात और साबित होती है या प्रूफ होती है कि कर्णी वाली संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर क्या सभी कर्णी वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं? तो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं कर्णी वाली लिख रहा हूँ। कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4, कर्णी 5, कर्णी 6, कर्णी 7, कर्णी 8, कर्णी 9 और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सभी क्या हैं? कर्णी वाली संख्याएं हैं। कर्णी 1 भी होता है, कर्णी 1 को हम 1 लिख देते हैं डायरेक्टली। क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कर्णी 2। हाँ ये तो क्या है? कर्णी इसका सॉल्व नहीं हो पाएगा। कर्णी 3, लेकिन जो ये कर्णी 4 है, ये किसी संख्या का परफेक्ट वर्गमूल है। हाँ है, मतलब ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। कैसे बन सकती है? इस कर्णी 4 को हम इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। और आपने इससे देखा था कि कर्णी के अंदर अगर एक जोड़ा बन जाता है तो उनमें से एक बाहर निकल के जाता है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कर्णी से वर्ग मूल कट जाता है,
ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको बताऊंगा कि ये कटता कैसे है ना। तो इस तरीके से ये क्या बच गई, एक कर्णी 4 से होते हुए कहाँ पहुँच गई, केवल 2 पे पहुँच गई। और 2 तो क्या है, एक पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है तो परिमेय होगा, तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। और जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ऑब्वियसली कर्णी 4 ये परिमेय संख्या है तो इस कलेक्शन में नहीं आएगी। मतलब यहाँ से एक बात और पता चलती है हमको, क्या कि हर एक कर्णी वाली संख्या अपरिमेय हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कर्णी 9, कर्णी 9 को आप ऐसा लिख सकते हो 3 × 3 और ये जोड़ा बन गया तो इससे बाहर जाएगा, या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हो 3 की घात 2। और अब भी अपन ने देखा था कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, कटता कैसे है ये आप पहले पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासों में। आंसर क्या आ गया 3, और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि हर एक कर्णी वाली संख्या अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है, कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। उनमें कौन कौन सी नहीं होंगी, कर्णी 4 कर्णी 9, मतलब जिनका पूर्ण वर्ग हमें आता है। तो आइए बच्चों, अब हम इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। इससे पहले जैसे हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया था, उसी प्रकार इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं, उनका संख्या रेखा पर कैसे निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप तो समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको पहले ही बताया था कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक मतलब प्राकृतिक भी होंगी और पूर्ण संख्या भी होंगी। और हमने बताया था कि 2 संख्याओं के बीच में या 2 पूर्णांकों के बीच में अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं होती हैं। और हमने परिमेय संख्याओं का निर्धारण सीख लिया था कि उनको कैसे दिखा पाएंगे। अब आती हैं कि कौन सी बची, तो बची कौन सी हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इनको संख्या रेखा पर कैसे हम दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। एक अपरिमेय संख्या हमको क्या दी है, अपरिमेय संख्या क्या लिखा है, कर्णी 2। कर्णी 2 को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, 1 और 1 2 ही तो होता है, 1 और 1 2 ही तो होता है। तो देखिए, आपने पिछली क्लासों में एक प्रमेय पढ़ा है, एक प्रमेय पढ़ा है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया, ये एक वर्ग है, क्या है, ये एक वर्ग है। देखिए, इसको हम कैसे इससे जोड़ रहे हैं, और ये एक वर्ग है, और हम वर्ग में क्या जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने बोल दिया इस भुजा की लंबाई 1 है। अच्छा, 1 ही क्यों बोला, क्योंकि हमें कर्णी 2 का संख्या रेखा पर निर्धारण करना है। और अगर मैं यहाँ पे इसको 1 मान लूँ तो ये भी क्या होगी, 1। और जब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मैंने विकर्ण के लाते बना दिया, तो इसको भी भूल जाएं तो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो चूंकि हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो जी अपन ने इसको बोल दिया O, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। तो OAB क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। OAB क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसका एक कोण क्या है, समकोण है, जिसमें या तो ये भुजा लंब होगी या तो ये होगी, मतलब इन दोनों में एक भुजा लंब होगी और एक भुजा आधार होगी। तो यहाँ हम जब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हो, चूँकि ये त्रिभुज OAB में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय,
तो हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी होती है, जो समकोण के सामने वाली, मतलब वो भी क्या है यहाँ पे कर्ण है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अपन ने बोला कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण हो गई वो भी, और अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, लंब या आधार। तो प्रमेय बनता है कर्ण का वर्ग, यहाँ पे लिखते हैं वैसे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम कर्ण क्या बन गई अपनी, कर्ण बन गई ओ बी, और ओ बी कर्ण का वर्ग मतलब ओ बी का वर्ग। और अन्य दो भुजाएं लंब अपन ने किसको मान लिया, चलो लंब हमने मान लिया ओ ए को, और आधार मान लिया ए बी को, आधार मान लिया ए बी को। तो ओ ए का वर्ग और ए बी का वर्ग, ओ ए का वर्ग और ए बी का वर्ग, और ओ ए का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 1 2। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया, ओ बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर जब 2 आ गया तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये कट गया। ओ बी का मान कितना आ गया, करनी 2, हमारे लिए जे था मेन। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आया होगा कि सर इनको बीच में जे क्यों कर रहे हैं, निर्धारण तो हमें संख्या रेखा में करना है। तो देखिए संख्या रेखा में करनी 2 कैसे बनाएंगे, जे करनी 2 आ गया, मतलब अगर जे रेखा 1 हो और जे भी क्या हो 1 हो, रेखाखंड जे रेखाखंड 1 कुछ भी इकाई हो, यूनिट का हो, जे भी 1 यूनिट का हो या 1 इकाई का हो, तो जो रेखा बनेगी वो करनी 2 बनेगी। अब हम करते हैं संख्या रेखा पर इसका निर्धारण, ठीक। तो जैसा हमने वर्ग बनाया है ऐसा ही वर्ग, कुछ इस प्रकार का ही वर्ग हम संख्या रेखा पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा जे अपन ने एक संख्या रेखा बनाई। एक बात और हमें पता है कि 1 का वर्ग 1 होता है और करनी 4 का वर्ग कितना होता है 2। हमने पहले समझा है कि करनी 1 का वर्ग 1 होता है और करनी 4 का वर्ग कितना होता है जो 2 होता है। मतलब जो करनी 2 है वो इन संख्याओं के बीच में होगी, ऑब्वियसली होगी। क्यों, क्योंकि करनी 4 का मान 2 होता है, यहाँ करनी 2 करनी 3, तो करनी 2 और करनी 3 इन दोनों के बीच में ही आएगी। तो मैंने यहाँ पे जी 0 बना लिया, जी 1 बना लिया और जी 2, जी 1 हो गया, जी 0, जी 1 और जी 2। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जगह तो पर्याप्त है, बड़ी संख्या। जी मैंने बोल दिया 1 है और जे 2 है, ठीक, जे 1 है और जे 2 है। तो इतना और हमें पता है कि करनी 1 का मान 1 होता है और करनी 4 का मान 2 होता है। मतलब जो करनी 2 है वो इन दोनों के बीच में आएगी, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगी। अब हम क्या करें, जस्ट मिनट, जे हो गया 0, जे हो गया 1 और जे हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, आप खुद बताइए जे लंबाई कितनी होगी, 1 इकाई होगी। तो इस पर, किस पर, 1 पर मैंने इतनी ही इसी लंबाई की एक रेखा खींच ली। किस लंबाई की, 1 लंबाई की एक रेखा खींच ली और ये लंबाई कितनी हो जाएगी 1, ये भी कितनी है 1 और ये तो 1 है ही, और इसको मैंने मान दिया, इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया B। दिख रहा होगा आपको, ये A हो गया और ये B। और क्या किया फिर मैंने, O से B को मिला दिया, O से B को मिला दिया। देखिए हमने बनाया है, क्यों, क्योंकि हमें इसका निर्धारण करना है। उनने प्रकार तो दिया नहीं, उनने बोला है, उनने नाप के नहीं दिया कि कितने पॉइंट कितने हैं, करनी 2 कितने पॉइंट कितने, नहीं पता हमको। तो कैसे करें, तो क्या किया हमने, कुछ इसी
का रूप बनाते हुए, जे चाहे तो रखना हो रखो, नहीं रखना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इतना तो ज़रूर रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मान लिया ए और ये बोल दिया कि ये क्या है, हमने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ कि ए बी लंब है ओ ए पर। ये आपके लिए कुछ नया है, इसका मतलब होता है लंब। क्या होता है, लंब। लंब मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है, 90। आपको दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा और बड़ा लिख दे रहा हूँ, 90 अंश का है। और जब ये 90 अंश का है तो ये क्या बन गया, त्रिभुज। एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ओ ए बी। कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार का बिल्कुल देखिए, ओ ए बी, जे भी कितनी है 1 और जे भी कितनी है 1 है 1। और अब भी हमने इस ओ बी का मान यहाँ पे निकाला है, इस ओ बी का मान यहाँ पे निकाल लिया है। तो कहने का मतलब जो ओ बी की लंबाई क्या हो जाएगी, कर्णी 2, है ना। ओ बी की लंबाई क्या हो जाएगी, कर्णी 2। तो ये कर्णी 2 हो गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है, कर्णी 2। अब क्या करना है, आपको प्रकार रखना है यहाँ पे और इसके बराबर चाप का खींचना है। ये खींचा और ऐसा कुछ होते हुए जी जहाँ ये काट दे वो बिंदु कहलाएगा कर्णी 2। क्या कहलाएगा, कर्णी 2। आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इससे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपने मन से एक वर्ग बनाया, क्योंकि हम कुछ ऐसा ही वर्ग या त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे। और हमने क्या किया, इस लंबाई को मान लिया 1, इस लंबाई को भी क्या मान लिया 1। क्यों माना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या कि कर्णी 2 को हम लिख सकते हैं 1 धन 1 और इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग और 1 का वर्ग। देखिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो एक जे भी है और एक जे भी है। इसी प्रकार तो हमने किया, तो इसको बनने 1 मान लिया और यहाँ पे क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। और मैंने आपको इसका मान निकाल के दिखा दिया, किसका, ओ बी का मान निकाल के दिखा दिया। कितना आ गया, कर्णी 2। अब सेम टू सेम बिल्कुल सिमिलर हमने यहाँ बनाया कि ओ ए लिया, ये 1 पे है और ये लंबाई कितने की, 1 की है। इसी के बराबर ए बी खींचा, जो लंबाई कितने की, 1 पे, 1 ही उसकी भी लंबाई है। यहाँ मतलब ओ ए बराबर क्या है, ए बी, क्योंकि दोनों एक ही लंबाई की हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ओ बी को मिला दिया और यहाँ लगा दिया क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जो पहले से मैं करके बैठा हूँ। ये चीज़ मैं पहले से करके बैठा हूँ। तो इसका मान कितना, कर्णी 2 आ गया। और हमने यहाँ प्रकार रखा, इतनी लाइन इतने बराबर उसको ले गया और ऐसा इसको अपन ने ऐसा काट दिया। और जहाँ ये काट रहा है, जहाँ ये काट रहा है वो कहलाएगा कर्णी 2। और मतलब जे स्थान किसका हो गया, जे स्थान हो गया कर्णी 2 का। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर कर्णी 2 का निर्धारण कर लिया। कम से कम इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, समझने का प्रयास करें कि कैसे करते हैं। 100% मैं आपसे बोलूँगा, कितने परसेंट, 100%। किसी भी एक अपरिमेय संख्या का, किसी भी एक अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निर्धारण करने को आता ही है। ये हर साल आता है, 9th क्लास में हर साल आता है कि किसी भी एक कर्णी 2 बोल देंगे या कर्णी 3 बोल देंगे या कर्णी 5 बोल देंगे, इन तीनों में से किसी एक का संख्या रेखा पर निर्धारण करने को आता है। और सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, मैक्सिमम चांस होते हैं कर्णी 2 के और कर्णी 3 के। मैक्सिमम, सबसे अधिकतम मैक्सिमम चांस होते हैं इन दोनों के कि ये दोनों आएंगे ही आएंगे। तो आपको समझ में आ गया हो कैसे करते हैं। एक बार और वीडियो को देखिएगा, बार बार देखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका निर्धारण करते हैं। और फिर आप कर्णी 3 करने का प्रयास करना। कर्णी 3 को आप क्या करोगे, कर्णी 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। क्या लिख सकते हैं, 2 + 1। और इसको लिख सकते हैं कर्णी 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। देखिए वर्ग से कर्णी कट जाएगी, वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब कर्णी 3 में जब करेंगे तो यहाँ तक तो हमें करना होगा और फिर इसके बाद यहाँ पे एक लंब खींचेंगे। देखो कर्णी 2 आ चुका है जी, यहाँ पे एक लंब खींचेंगे और फिर वहाँ से जाए लाइन निकालेंगे और फिर यहाँ रख के एक चाप खींचेंगे, तो वो भी यहीं कहीं अपन को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, आप इनको बार बार देखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा।
धन्यवाद।